ये देर भी इसलिए हो गई क्योंकि देश की तरह से सड़कें भी जाम में फंसी हुई हैं। अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मेरे पास में फोन आया कनाडा से। शहीद भगत सिंह की बहन, उनका पूरा परिवार कनाडा में रहता है, 97 साल की हैं, ठीक से बोल नहीं पाती, बस आशीर्वाद भर दिया। फिर उनके बेटे ने कहा कि माँ जी टीवी पे देखती रहती हैं आप लोग जो कर रहे हो, पूरे देश में नौजवान जो कर रहे हैं, बहुत सोचती हैं इस बारे में कि भगत सिंह जो कर रहे थे, आज क्योंकि उनका शहीदी दिवस है, तो कनाडा में बैठी हुई बहन ने अपने भाई को याद करने के लिए हमारे आपके जैसे भाइयों से बात की आज शहादत दिवस पर। मुझे लगा कि शायद भगवान का फोन आ गया हो। मेरे लिए शायद इससे ज्यादा रोमांचकारी कुछ नहीं हो सकता है कि शहीद भगत सिंह की बहन और उनका परिवार वहां पे बैठे हुए शहीद भगत सिंह को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा है, आप सबकी बात कर रहा है, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है। उनके बेटे ने बात यही रखी, वो जब भी बात करती हैं टीवी पे खबरें देखती हैं, आप लोगों की टोपी लगाए हुए लोगों को देखती हैं, तो बार बार यही कहती हैं कि ऐसे ही हमारा भगत घूमता था, ये भगत की तरह ही घूमते हैं। तो आप सब लोगों को वहां से भी आशीष मिलती है, दुआएं मिलती हैं, दुनिया के किस किस कोने में बैठे हुए हिंदुस्तानियों से दुआएं मिलती हैं, उनको आपको आभास नहीं है। अभी पिछले, क्योंकि आज चुनाव की सभा है, थोड़ा चुनाव के बारे में बात करनी पड़ेगी और इसीलिए ये सभा बुलाई है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से पूरे देश में हवा उड़ाई जा रही है, ब्लोअर चला चला के हवा उड़ाई जा रही है कि हमने विकास कर दिया, देश का विकास कर दिया, मोदी जी ने देश का विकास कर दिया। अभी मैं उससे पहले टीवी देख रहा था तो उस विकास के नाम पे मोदी जी आजकल कैसे कैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ला रहे हैं। मुझे लगता है उसका नाम कर देना चाहिए संयुक्त कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, जिस कांग्रेस के अत्याचार से, जिस कांग्रेस के घोटालों से हम देश को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, उसी कांग्रेस के नेताओं को और वैसे ही और तमाम येदियुरप्पा और निशंक जैसे नेताओं को मोदी जी और उनके लोग तोड़ तोड़ के बीजेपी में ला रहे हैं। तो उसका नाम मुझे लगता है संयुक्त कांग्रेस भाजपा गठबंधन पार्टी कर देना चाहिए। उसके बाद जो भी सरकार बने, कम से कम कांग्रेस मुक्त सरकार होगी, कांग्रेसियों से मुक्त नहीं होगी, कांग्रेसी नेताओं से मुक्त नहीं होगी, कांग्रेसी घोटालेबाजों से मुक्त नहीं होगी। क्या है, क्या हुआ? अच्छा, तो मैं सारी जगह देख रहा था, ऊपर से जो भी जहां जितने छटे हुए गुंडे, बदमाश, भ्रष्टाचारी, रिकॉर्ड लोग हैं, सारे आजकल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सबको लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जीत रही होगी तो हम भी, हमारी दुकान भी चलनी चाहिए। जिन गुंडों की दुकान कांग्रेस के साथ चलती थी आजकल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनको लगता है बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो वहां दुकान चलनी चाहिए। गुंडे की दुकान वही रहनी है, बदमाशी की दुकान वही रहनी है, अपराधियों की दुकान वही रहनी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं साथियों, आप में से अधिकतर लोग निरंतर काम करते हैं, कुछ लोग इस सभा को सुनने आए हैं, कि इस बार का चुनाव देश का पहला ऐसा चुनाव है जो ईमानदारी और बेईमानी के बीच में हो रहा है। अब तक के जितने चुनाव होते थे कांग्रेस और बीजेपी के बीच होते थे, कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा के बीच होते थे या कोई और पार्टी के बीच होते थे। ये पहला ऐसा चुनाव है जो ईमानदारी की राजनीति और बेईमानी की राजनीति के बीच होने जा रहा है। एक तरफ ईमानदारी की राजनीति खड़ी है, ऐसे लोग खड़े हैं जिनको अपने घर की परवाह नहीं है, तन मन धन की परवाह नहीं है, पागल की तरह से पिछले
सरकार कांग्रेस की आई तो और बीजेपी की आई तो महंगाई तो बढ़नी बढ़ी। हमारी बहनों का सड़क पे निकलना मुश्किल हो गया है। कोई लड़की, किसी परिवार की लड़की सड़क पे बाहर जाती है, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, मॉल में जाए, मार्केट में जाए, ऑफिस में जाए, जब तक वो घर पे वापस नहीं आ जाती हमारा सीना धड़कता रहता है, घर वालों का सीना धड़कता रहता है। सरकार किसी की भी आओ, कांग्रेस की आओ या बीजेपी की आओ, यूपीए की आओ या एनडीए की आओ, महिलाओं के साथ उतनी गुंडागर्दी करते रहेंगे ये लोग, क्योंकि ये पैसा कमाते हैं और अपने आसपास गुंडे पालते हैं। ये सारे गुंडे इनके पास पहुंचते हैं। तो महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल सकती, महंगाई कम नहीं हो सकती। स्कूलों की हालत देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों को भारत का महंगाई कर रखी है, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी कर रखी है, सरकारी स्कूलों को बर्बाद करते चले जा रहे हैं एक के बाद एक करके। हमारे आपके जैसे लोग सोचते हैं अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो कहां का पढ़ाएं? सरकारी स्कूल बर्बाद कर रखे, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी कर रखी है कि हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए तो महीने की तनख्वाह एक फीस में निकल जाती है। सरकार किसी की भी आओ, यूपीए की आओ या एनडीए की आओ, कांग्रेस की आओ या बीजेपी की आओ, इन सारे लोगों ने प्राइवेट स्कूल और कॉलेज खोल रखे हैं इनके नेताओं ने। फीस कम नहीं होने वाली, फीस कम होगी तो आम आदमी पार्टी की सरकार ही करवा सकती है। अभी हमने 49 दिन की सरकार चलाई, 49 दिन की सरकार में आजकल हर्षवर्धन जी और बीजेपी के कई नेता कहते घूम रहे हैं भाग गए भाग गए भाग गए। अरे भाग के पाकिस्तान चले गए? विधानसभा में नहीं बैठे, विधानसभा से चिपक के नहीं बैठे, कुर्सी से चिपक के नहीं बैठे। 28 एमएलए थे, 28 एमएलए पे दिल्ली में सरकार नहीं बनती। हमने हिम्मत की, हमने कहा हमें ना कांग्रेस का समर्थन चाहिए ना बीजेपी का समर्थन चाहिए, हम सरकार बना रहे, जिसको समर्थन देना हो दे देना। हमने सरकार बनाई और 49 दिन सरकार चला के दिखाई, और सिर्फ चला के नहीं दिखाई, ये साबित किया कि हिंदुस्तान में ईमानदारी की सरकार बन भी सकती है और चल भी सकती है। हमने सरकार बनाई तो सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि 1 घंटे के अंदर अंदर आदेश पारित कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री लाल बत्ती नीली बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठेगा। 1 घंटे के अंदर ऑर्डर दिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए। आजकल आपके घरों में बिजली के दाम कम हो गए होंगे, बिजली के जो बिल आ रहे हैं वो घट के आ रहे होंगे, घट के आ रहे आधे हो गए, बिजली के दाम आधे कर दिए। पीने का पानी गरीब लोगों को नहीं मिलता, उसके महंगाई करते जा रहे थे लोग। हमने कहा गरीब लोगों को पीने का पानी जरूर मिलना चाहिए, इसलिए हमने आदेश दिया कि जो घर 700 लीटर पीने का पानी रोजाना खर्च कर ले, 700 लीटर से कम में काम चला लेगा, उसको पीने का पानी फ्री। 700 लीटर तक पीने का पानी हर रोजाना लोगों को फ्री कर दिया। स्कूलों में, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती थी। जब भी कोई हम आप जैसे लोग जाते थे, आम आदमी जाता था, तो उसको पर्ची पे लिख दिया जाता था बाहर से दवाई ले लो, बाहर से एक्सरे करा लो, वहां पे दवाइयां मिलने लगी। पुलिस वालों ने रिश्वत मांगनी बंद कर दी, नगर निगम वालों ने रिश्वत मांगनी बंद कर दी। मकान बनाते हैं तो पुलिस वाले और नगर निगम वाले पहले आ जाते हैं, बाद में आता है हमारा। लेकिन उन 49 दिनों में मुझे लोग बताते हैं, आप लोग बताइएगा, आपको भी बताते होंगे, नगर निगम वाले रिश्वत नहीं लेते थे, पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते थे, ऑटो वाला से भी नहीं लेते थे, वो बता रहे। तो ये कहते हैं सरकार नहीं चलानी आती। हमने सरकार चलाई, हमें बेईमानी की सरकार नहीं चलानी आती, हमको ईमानदारी की सरकार चलानी आती है। और हमने 49 दिन ईमानदारी की सरकार चला के दिखाई। फिर ये कहते हैं भागे। अरे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक हो गए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का कानून बनाना चाह रहे थे, बिल पेश तक नहीं होने दिया। ऐसी विधानसभा में जिसमें हम कहे थे कि जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का कानून लेकर आएंगे। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का कानून अगर हम नहीं बना सकेंगे तो 100 मुख्यमंत्री 1000 मंत्री की कुर्सियां कुर्बान पानी बैठेंगे। हमको ना बेईमानी करने थोड़ी गए थे, हमको लाल बत्ती की गाड़ियों में बैठने थोड़ी गए थे, हम तो कानून बनाने गए थे। कानून उन्होंने बनाने दिया, हमने कहा 28 में तो ऐसे ही चलेगी, 36 लेके आएंगे इस बार। और ये कहना शुरू करिए गली गली में। कोई लोग मेरे से पूछते हैं जी बीजेपी वाले कहते हैं साहब भाग गए, उनसे कहिए ये 28 विधायकों की सरकार ईमानदारी का ट्रेलर दिखा के गई
सोच में है बहुत महत्वपूर्ण है। कब होंगे? ओखला में। अच्छा, पिछली बार थोड़ी सी कसर रह गई थी। कोई बात नहीं। हम ओखला के साथियों की जिम्मेदारी इस बार दोगुनी है, क्योंकि पिछली बार कसर रह गई थी। ओखला की सीट दूसरे नंबर पक्की है इस बार इस लोकसभा चुनाव में पक्की हो जानी चाहिए। इस बार ओखला से इतने वोट पड़ने चाहिए लोकसभा चुनाव में कि अगली बार को विधानसभा चुनाव में किसी और पार्टी से खड़े होने की हिम्मत ना करे, उसको लगे ओखला तो गया, ओखला की विधानसभा तो गई। तो इस लोकसभा चुनाव में ओखला के साथियों की जिम्मेदारी है कि पिछला वाला कर्ज चुकाना है। दिल्ली के लोगों ने 28 विधायक दिए थे, ओखला के लोग पीछे रह गए थे आम आदमी पार्टी को देने में। तो इस बार नहीं, संदीप दीक्षित को तो जाना ही है देखो, लेकिन मैं ओखला में इसलिए आया हूँ, हिसाब बराबर करना है ओखला वालों। इस बार कसर नहीं रह गया, एक एक आदमी की जिम्मेदारी है। यहाँ देखिए ओखला विधानसभा से एक एक वार्ड से एक एक मोहल्ले से एक एक बूथ से वोट ऐसे निकलने चाहिए जैसे पिछली बार की कसर निकाल रहे हो, खटाखट खटाखट खटाखट। और संदीप दीक्षित की बात कर रहे थे, संदीप दीक्षित जी तो वहां भोपाल जा रहे थे, उनकी तकिए के नीचे कोई 10 लाख रुपए लग गया। उनसे पूछा, दिल्ली पुलिस वालों की तो बेचारों की हिम्मत नहीं होती संदीप दीक्षित जी से पूछने की। जीआरपीएफ वाले थे, रेलवे वाले, रेलवे पुलिस वालों ने पूछा, नेताजी 10 लाख रुपए कहां से आ गए? बोले जी पता नहीं, कोई रख गया होगा। यही बोला उन्होंने। अरे 10 लाख रुपए कोई आपके तकिए के नीचे रख के चला गया, ना रखने वाले को पता, ना जिसके नीचे रखे गए उसको पता। ये कैसी पता है? हमको पता है कि दिल्ली में बिजली की जो महंगी बढ़ी हुई है ना, मीटर जो तेज चलता है ना, ये वहां की रिश्वत के पैसे थे जो चलते ट्रेन में रखे गए था। कोई ऐसे दौड़े जाते हैं और उसके बाद कोई जांच नहीं। हमारे पास में तो 10 रुपए फालतू मिल जाए आमदनी से, बोलेंगे मनीष सिसोदिया की बेईमानी की कमाई। और संदीप दीक्षित के तकिए के नीचे 10 लाख रुपए रख के किसी ने पूछा ही नहीं, बाद में भूल गए लोग, बोले भूल जाओ इनको, तो कोई ऐसे रख गया होगा। तो आप जनता बताएगी कोई होगा संदीप दीक्षित, ऐसे ही कोई आगे होगा। तो इस बार सारी चीजों को याद रखना है। एक मोदी जी कह रहे हैं चारों तरफ, 1 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मैंने बहुत विकास कर दिया गुजरात का, मैंने बहुत विकास कर दिया गुजरात का, मैंने गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, मैंने गुजरात के नौजवानों की जिंदगी शॉर्ट बना दी, मैंने गुजरात के स्कूल और अस्पताल बहुत शानदार कर दिए। हमें अरविंद भाई को लगा रिजाइन तो कर ही दिया था, हमने सोचा जरा देखाएं 49 दिन की सरकार में जो नहीं कर पाए हो अगली बार वो कर लेंगे, जरा सिखाते हैं गुजरात से। हम और अरविंद भाई पहुंच गए गुजरात, वहां जाके जो देखा तो ये पता चला कि मोदी जी पिछले 1.5 साल से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, गुजरात की सरकार का सच कुछ और है। मैं गुजरात के एसडीएम के दफ्तर में गया, गुजरात के एसडीएम के दफ्तर में मुझे बताया वहां के मौजूद लोगों ने 500 रुपए लगते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। अच्छा जी, मैंने सुना दिल्ली में 250 रुपए में बन जाता है, 300 रुपए में बन जाता है, 500 भी ले लेते हैं कोई लोग, ये माकुरे। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, जाति निवास का प्रमाण पत्र बनवाना हो, मोदी जी के यहाँ भी 500 रुपए का रेट। ड्राइविंग लाइसेंस के दफ्तर में गया, मैंने सोचा दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस के दफ्तर से बड़ा दुखी था मैं, बड़ी रिश्वतखोरी चलती थी। हमारे मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, बार बार कहते थे भाई ड्राइविंग लाइसेंस के दफ्तर में बड़ी रिश्वत है, इसको तो क्रैक करके रहूंगा मैं, इनको ऐसी तैसी, रोज था छापा मारते थे वहां पे जाके। हमने सोचा मोदी जी ने कोई तरीका निकाल लिया होगा। हम ड्राइविंग लाइसेंस के दफ्तर में गए, 5000 रुपए लगते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के, रिश्वत के 5000 रुपए लगते हैं। मैंने सोचा चलो रिश्वतखोरी तो राष्ट्रीय समस्या है, मोदी जी नहीं निपट पाए होंगे, थोड़ा स्कूल अस्पतालों में देख लेते हैं। गुजरात के कई सारे स्कूलों में मैं खुद गया, हमारी टीम गुजरात के हर एक जिले में कम से कम 10 सरकारी स्कूलों में गई। सरकारी स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, दीवार नहीं है, हालत खराब है सरकारी स्कूलों की, टीचर समय पे नहीं आते। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी यही होता है। हम अपने बच्चों को इसीलिए तो लेके दुखी हैं, कहाँ पढ़ाएं, वहां भी वही होता है। एक सरकारी स्कूल में तो मैं गया, वहां पे 15 लड़कियों का सरकारी लड़कियां पढ़ती है, 15 महिला टीचर वहां काम करती हैं, और वहां पे टॉयलेट नहीं है, गांव के बीच में स्कूल बना हुआ है। मैंने बहन जी से पूछा, मैंने मैडम कैसे दिन भर 8 घंटे आप कैसे निकालती हो, यहाँ पे टॉयलेट तक नहीं है। बोली पहले उस कोने में हम जाते
कि उधर कोई आए ना। ये विकास है, ये गुजरात में विकास हो रखा है। मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में मैंने सुना कॉलेज बहुत अच्छे चल रहे हैं। गुजरात के कॉलेज में मैंने जाके देखा साथियों, एक कॉलेज की कहानी बता देता हूं। 618 स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां नाम की जगह पाटन जिले में 618 बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, और पढ़ाने के लिए टीचर केवल एक। 618 बच्चों को पढ़ाने के लिए, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने के लिए, बीए बीएससी के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर, और वो भी प्रिंसिपल। टीचर कोई नहीं है, कुल मिला के एक आदमी है, वो प्रिंसिपल, कोई टीचर नहीं। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा कि साहब 618 बच्चों को कैसे पढ़ा लेते हो? बोले साहब क्या करें, हमने तो 4 साल से चिट्ठियां लिख रखी हैं, टीचर भेजते ही नहीं मोदी जी। मैंने कहा फिर भी बताओ कैसे पढ़ा लेते हो? बोले कुछ नहीं, ये कमरे हैं, इन सब में हम टीवी लगा देते हैं और सीडी प्लेयर लगा देते हैं, उसी को देख के बच्चे पढ़ते हैं। मोदी जी हम जानते हैं इस तरह की पढ़ाई से आप अंबानी और अडानी के घरों के लिए चपरासियों को तो पैदा कर सकते हो, हिंदुस्तान का नौजवान इस तरह की पढ़ाई नहीं चाहता। आप अंबानी और अडानी के घर में नौकरी करने के लिए चपरासी निकालना चाहते हो अपने कॉलेजेस से, इसलिए आप उनको ठीक से नहीं पढ़ाना चाहते। वरना आप बताते हिंदुस्तान का नौजवान गूगल बनाना चाहता है, हिंदुस्तान का नौजवान फेसबुक बनाना चाहता है, हिंदुस्तान का नौजवान में वो ताकत है कि ट्विटर जैसी कंपनियां खड़ी कर सकता है। लेकिन वो सीडी वाली क्लास से तो सिर्फ अंबानी और अडानी के घरों के चपरासी निकल सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक और गूगल बनाने वाले लड़के नहीं निकल सकते। और आप गुजरात के नौजवानों के साथ अन्याय कर रहे हो। मोदी जी कहते हैं हमने रोजगार बहुत दिए, देश के नौजवानों को रोजगार दे देंगे। हमने सोचा देख लें रोजगार का मॉडल क्या है। यहाँ पे ठेके की नौकरियां लगती है। हमने अरविंद भाई ने पूरी आवाज उठाई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, आज भी हमारा कमिटमेंट है। इसलिए नहीं कि सरकार बनानी है, बल्कि गुस्सा आता है सोच के कि मेरे भाई को, मेरी बहन को जो पढ़ लिखने के बाद नौकरी ढूंढती है, सरकार उसको ठेके पे रखती है नौकरी पे, और 10 साल 5 साल 15 साल नौकरी पे रखने के बाद उसको लात मार के बाहर कर देते हैं। बोले हम दूसरा रखेंगे, तुम जाओ। उसका पूरी जवानी बर्बाद हो जाती है, उसकी पूरी डिग्री बेकार चली जाती है, उसकी पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है। ऐसी ठेके की नौकरियां दिल्ली में रखी जाती हैं। हम पहले से इसको लेकर गुस्से में थे। हमने मोदी जी का मॉडल देखा, मोदी जी का मॉडल तो इससे और 4 गुना आगे है। वहां पे ठेके पे नौकरियां रखी जाती हैं, पुलिस भी ठेके पे रखी जाती है पहले 5 साल के लिए। कोई पुलिस में नौकरी करता है तो पहले 5 साल ठेके पे, अस्पताल में, स्कूल में नौकरी करो तो पहले 5 साल ठेके पे। और तनख्वाह कितनी मिलती है 5 साल तक? 5300 रुपए महीना। एक पढ़ा लिखा नौजवान 5300 रुपए महीने में कैसे जिंदगी बिताएगा? मोदी जी कौन से अर्थशास्त्र, कौन से विकास की बात कर रहे हैं हमको ये बता दें, और वो भी 5 साल तक, 1 आध महीने तक। 5300 रुपए दिल्ली में 16,000 15,000 कॉन्ट्रैक्ट के टीचर को भी मिल जाते हैं। वहां तो 5300 रुपए मिलते हैं 5 साल तक। पुलिस वाले को भी 5300 रुपए, अस्पताल वाले को भी 5300 रुपए, टीचर को भी 5300 रुपए। 5 साल तक 5300 रुपए की ठेके की नौकरी करनी पड़ती है, तब जाके किसी को नौकरी मिलती है रिश्वत वाली, रिश्वत दे के मिलती है। उसमें भी 5 साल बाद रिश्वत दे के परमानेंट होता है वो, नहीं तो नहीं परमानेंट होता है। ये है गुजरात के नौजवानों का। ऐसा हिंदुस्तान खड़ा करना चाहते हैं मोदी जी। साथियों झूठ का पुलिंदा चला रखा है विकास के नाम पे कि हमने गुजरात का विकास कर दिया। वैसा ही विकास देश का करना चाहते हैं। एक चीज मोदी जी ने कर रखी है, अंबानी और अडानी नाम के 2 व्यापारी हैं, उनका खूब विकास हुआ है गुजरात में। वो जिस जमीन पे उंगली रख देते हैं वो जमीन अगले दिन उनकी हो जाती है। किसानों को डंडे मार के भगाना पड़े या दुकानदारों को लात मार के निकालना पड़े, जिस मार्केट पे उंगली रख देते हैं वो मार्केट उनका हो जाता है। जिस ट्रेड पे, जिस तरह के व्यापार पे उंगली रख देते हैं वो व्यापार उनका हो जाता है। भले उसके बाद हजारों दुकानें बंद हो जाए, हजारों फैक्ट्रियां बंद हो जाए, मोदी जी को चिंता नहीं है। उनका खूब विकास हो रहा है। और दिल्ली में नहीं, देश में मोदी की सरकार बनी तो यही विकास अंबानी और अडानी का होना है, हमारा और आपका नहीं होना। इसलिए लड़ना है सबसे जरूरी, इसलिए लड़ना है क्योंकि गुजरात हमारे देश में, हमें पता चला, देश की सरकार को पता चला किसी समय कि हमारे यहाँ कुछ गैस है। उस गैस को निकालने का काम राहुल गांधी की सरकार ने रिलायंस को दे दिया, अंबानी को दे दिया। गैस के निकालने पे कुल पैसा खर्च होता है 1 यूनिट निकालने पे $1। राहुल गांधी की सरकार उसको देती है अंबानी को $4। $1 अंबानी खर्च करता है, अंबानी को मिलते हैं $4। बेईमानी करके राहुल गांधी की सरकार ने उस $4 को 1 अप्रैल से $8 कर दिया है। 1 अप्रैल से गैस महंगी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी।
चीजें महंगी हो जाएगी। अभी तो कम है क्या महंगी? मोदी जी से हमने कहा कि मोदी जी, राहुल गांधी की सरकार बड़ा अत्याचार कर रही है देश पे। हाँ बाबूजी। 1 रुपए की गैस के दाम 4 रुपए तो पहले ही दे रहे थे, अब 8 रुपए देने वाले हैं। कुछ करो, कुछ बोलो। मोदी जी बोलते ही नहीं। बाद में मुझे किसी ने बताया मोदी जी बोलेंगे कैसे। मोदी जी तो पहले ही चिट्ठी लिख चुके हैं राहुल गांधी की सरकार को कि इस गैस के दाम $16 कर दिए जाए। अरे तेरी अगर $16 हो गए और मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी कर देंगे $16। अगर $16 हो गए उस गैस के दाम तो आज से 4 गुना महंगी गैस हो जाएगी। राहुल गांधी 2 गुना महंगी कर रहे हैं, मोदी जी 4 गुना महंगी करने जा रहे हैं। हमारा और आपका साथियों जीना मुश्किल हो जाएगा, भीख मांग के भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस महंगाई के खिलाफ, इस बेईमानी के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ इस बार झाड़ू पे वोट लगवाना है आपको। झाड़ू पे वोट लगवाना। झाड़ू मारते सुबह शाम झाड़ू मारते घर पे। राजमोहन गांधी जी पूरे देश में, पूरी दुनिया में पढ़ाने के लेके, टीचर से लेके एक पत्रकार के रूप में विख्यात रहे। एक तरफ आपके राजमोहन गांधी है, एक तरफ संदीप दीक्षित है, एक तरफ महेश गिरी जी हैं, और भी बारात है। तय हमको और आपको करना है। और अगर हमको तय करना है कि इस बार झाड़ू को जीतना है तो फिर झाड़ू सिर्फ हमारे और आपके वोट से नहीं जीतने वाली। हमको अगले 15 दिन तय करना पड़ेगा कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ये जो बीजेपी का अफवाह तंत्र है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। बड़ी हवा चला रखी है, जीत रहे जीत रहे। जिस गली में जाओ लोग कहते हैं हार रहे हार रहे हार रहे। टीवी पे चला के कहते हैं जीत रहे जीत रहे जीत रहे। गली में लोगों से बात करोगे, हम तो नहीं दे रहे। हमारे यहाँ तो बेईमानों को खड़ा कर रखा है इन्होंने, हमारे यहाँ तो पता नहीं किसको ले आए हैं। तो साथियों, हवा कुछ नहीं है, एक चीज की हवा है और वो है हमारे और आपके अंदर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ गुस्सा है, उसकी हवा है, गुस्से की हवा है। और इस गुस्से की हवा का फायदा हमको भी नहीं मिले, कांग्रेस को भी नहीं मिले, बीजेपी को भी नहीं मिले, किसी को नहीं मिले, आपको मिलना चाहिए, आम आदमी को मिलना चाहिए। और आम आदमी को अगर गुस्से की हवा का फायदा दिलाना है तो महंगाई कम करने की जरूरत है, बेईमानी कम करने की जरूरत है। इसलिए राजमोहन गांधी को वोट दिलवाइए और सिर्फ 15 दिन का समय, 20 दिन का, इतने दिन में हम जो कर लेंगे, वरना पछताते रहेंगे कि इस बच्चे को हम एक ईमानदार देश देना चाहते थे, क्या करें, वापस वही बेईमान आ गए। फिर समय नहीं आएगा लौट के, अभी समय आया है लौट के। तो आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, आप तक बात पहुंची हो तो मुझे बताइएगा नारा लगा के। मैं मान लूं कि जो लोग नारा नहीं लगा रहे उन तक बात नहीं पहुंची या वो सहमत नहीं है। धन्यवाद। योगेश।